हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट में प्राचीन भारत के इतिहास में पेज नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। और पेज नंबर 13 में हिंदी यूनानी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में पहले हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के जारी किए। पूछा जाएगा, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कौन जारी किया? तो हिंद यूनानी के द्वारा किया गया। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर्दा किसका देन था? तो यूनानियों का देन था। पर्दा किसका देन था? तो यूनानियों का देन था। पर्दा किसका देन था? यूनानियों का देन था। अब हम लोग जानेंगे शक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? शक के बारे में जानेंगे। ठीक है। शक, यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों के बाद कौन आए? शक आए। यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत में, पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मू था। प्रथम शक राजा कौन था? मू था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक जो थे मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। क्वेश्चन पूछेगा, शक जो आए भारत क्यों आए? शक जो आए क्यों आए भारत? तो चारागाह के खोज में आए। चारागाह के खोज में आए। शक जो आए चारागाह के खोज में भारत आए हैं। ठीक है, आगे चलिए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत जब प्रारंभ हुआ, किस लिए प्रारंभ हुआ? तो शकों के विजय के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ। और कब हुआ प्रारंभ विक्रम संवत? तो 58 ईसा पूर्व में। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। लगभग 4 शताब्दी तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया।
रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन जो था क्या था, संस्कृत का बहुत बड़ा क्या था, प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख को कौन लिखा, तो रुद्रदामन। कौन लिखा, रुद्रदामन लिखा। क्यों, क्योंकि यह बहुत संस्कृत का प्रेमी था। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। ठीक है। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा जो थे अपने आप को क्या कहते थे, तो क्षत्रप कहते थे। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आया। सेंट टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए कहाँ आया, भारत आया। ठीक है। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। कुषाण, पहलव के बाद कौन है, कुषाण है, जो यूची एवं तोखड़ी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया। यूची नामक कबीला जो था वो क्या हुआ, 5 कुलों में बट गया। 5 कुलों में बट गया। उन्हीं कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर था। पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ हो गया, मथुरा हो गया। ठीक है। मथुरा, कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा। ठीक है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी, देखिए हम लोग पेज 13 पढ़ रहे हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। विक्रम संवत तो हो गया 58 ईस्वी, विक्रम संवत बोले तो 58 ईस्वी, और शक संवत के बारे में जानेंगे तो 78 ईस्वी। शक संवत कब चला, तो 78 ईस्वी में चला, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हम लोग भी शक संवत का ही प्रयोग करते हैं अपने घर में। कैलेंडर जो होते हैं वे शक संवत पर आधारित होते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में सुवर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद विख्यात विद्वान चरक था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, चरक। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, चरक, जिसे चरक ने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। हम जो इम्पोर्टेंट होगा उसको 2 बार बोल दिया करेंगे। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। वसुमित्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित की रचना की। कौन बुद्ध चरित का रचना कौन किया, अश्वघोष ने। किसने, अश्वघोष ने। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे।
भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। माध्यमिक सूत्र जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। माध्यमिक सूत्र पुस्तक के लेखक पूछ लेंगे तो कौन हो गया? माध्यमिक सूत्र के इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव कुषाण वंश देव पुत्र कहलाते थे। कुषाण वंश क्या कहलाते थे? देव पुत्र। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। ठीक है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले चीन में हुआ। देखिए लुसेंट जो है, लुसेंट बुक पढ़ने में तो थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन इसको जब आप रीड कीजिए तो जो लाइन रीड कर रहे हैं सिर्फ आपको वही दिखना चाहिए, शेष सब कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ये सब के कारण ही हमको लुसेंट भारी लगता है। ऐसे लुसेंट भारी है नहीं, तोड़ के पढ़िएगा, भारी नहीं लगेगा। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी से क्या किया? विवाह किया। इसने महाधीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। ये किसके बारे में बात हो रही है? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है। समुद्रगुप्त जो है ये दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की किसने की? तो हरिसेन ने। किसने की? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक। किसका? विष्णु का। किसका? विष्णु का। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। देखिए समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ये था कि नहीं था पता नहीं है, लेकिन ऐसा क्या लगाया जाता है? अनुमान लगाया जाता है। उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से अनुमान लगाया। सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया, जिसके अनुसार ये अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त जो था वो कैसा था? संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त दो
जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी के सिक्के क्या किए? चलाए। पेज नंबर 13 था। अब हम लोग पेज नंबर 14 को देखेंगे। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय है ना, उसका स्थापना जो कौन किया? तो कुमारगुप्त। कौन किया? कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। ठीक है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी यानी क्या होता है? उसके बाद जो उसका पद, उसका सारा काम संभाल लेता है, तो कौन हो जाएगा? उत्तराधिकारी हो जाएगा। स्कंदगुप्त हुआ। कौन हुआ? स्कंदगुप्त हुआ। कौन हुआ? स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील का क्या किया? पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। हुनों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता है। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ठीक है। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया कौन कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया कौन कहलाता था? तो ग्रामीण कहलाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि है। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि। शेष हम लोग कल बताएंगे।